जय हिंद। कैसे हैं? 23 जनवरी आज की तारीख है। आज के करंट अफेयर को स्टैटिक जीके के साथ हम लोग देखने जा रहे हैं और 10 प्रश्नों के माध्यम से पूरे दिन के करंट अफेयर को तो हम डिस्कस करेंगे ही। कुछ ऐसे सवाल भी आपके तैयार होंगे जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला सवाल। 700 टीडीपी क्षमता वाले किस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र के संचालन ने लखनऊ को उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो ये कौन सा ऐसा क्षमता वाला ये अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र है जिसने ये कर दिखाया है? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो ये लखनऊ का जो नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन है, 100% वैज्ञानिक प्रशंसा इसका किया गया है और ये सिवरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र है जिसने इसमें सबसे ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो आपसे जब ये सवाल पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना होगा सिवरी ठोस अपशिष्ट ये प्रबंध संयंत्र है। ये जनवरी 2026 में ये प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी बन गया है लखनऊ। ये आपको बहुत सही से ध्यान रखना है। 700 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता वाला जो सिवरी ठोस अपशिष्ट प्रबंध संयंत्र है उसने ऐसा कर दिखाया है। उसके संचालन से ये संभव हो पाया है। शहर की कुल प्रसंस्करण क्षमता 2100 पीडी से बढ़ के ये हो गई है, जबकि कचरा उत्पादन लगभग 2000 टीपीडी है, यानी ये बढ़कर 2100 हो गई है और हमारे यहाँ कचरा ही कम निकल रहा है। तो 100% ये जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी बन गया है और इस परियोजना के माध्यम से लगभग 25 एकड़ भूमि को विरासत कचरे से मुक्त कर पुनः प्राप्त किया गया है। बहुत सारी जमीन हमारे यहाँ ऐसे कचरे डंपिंग के लिए जानी जाती थी। आप देखेंगे जहां पर अभी जो पूरा एक बहुत बड़ा समारोह हुआ जहां पे पीएम मोदी भी आए, आप बताइए वो कौन से समारोह की मैं बात कर रहा हूं जो एक स्थल बनाया गया है, कौन से स्थल की मैं बात कर रहा हूं, ये आप हमको कमेंट करके बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, आप शेयर नहीं करते हैं, लेकिन मैं क्लास लेता हूं, मैं अपने काम में बिल्कुल मुस्तैद हूं। तो आप ध्यान रखिए, आप भी मुस्तैद रहिए अपने काम में। तभी जब तक मजा तब तक नहीं आता है जब तक द्विपक्षीय संवाद नहीं होता है। तो कौन से स्थल की मैं बात कर रहा हूँ? प्रेरणा स्थल जो है, तो वहां पर भी एक पहाड़ हुआ करता था पूरा कूड़े का, तो उसको अब खत्म कर दिया गया है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जनवरी 2026 में डब्ल्यूएचओ ने अमेरिका के अलग होने के बाद अमेरिका ने 2024-25 के लिए निर्धारित लगभग कितनी बकाया राशि का भुगतान करने से इनकार कर दिया? ये देखिए कितना बढ़िया सवाल यहाँ पर है। 22 जनवरी 2026 को ट्रंप प्रशासन ने घोषणा की कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से स्वयं को औपचारिक रूप से अलग कर लिया है। पहले ही बात चल ही रही थी, फिर ये घोषणा उन्होंने कर दी। अब इन्होंने जब ये घोषणा की तो $260 मिलियन ये पैसा बकाया था अमेरिका, और दादागिरी है, उसने कहा कि हम नहीं देंगे, ले पाओ तो ले लो, नहीं देंगे हम। ठीक है, भुगतान से इनकार कर दिया। वो कह रहा है ये भुगतान, डब्ल्यूएचओ कह रहा है कि ये भुगतान जरूरी है, ये अनिवार्य है। अमेरिका कह रहा है कि हम नहीं देंगे। नहीं देंगे क्यों? क्योंकि हमको हमारा मन नहीं है, ये हम रोक देंगे। बात समझ में आ रही? डब्ल्यूएचओ, ये वही डब्ल्यूएचओ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको रोज मैं बताता हूँ 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। इस निकासी का कारण संगठन में कुप्रबंधन और उसे चीन केंद्रित बताया जाना है। कोरोना के समय चीन केंद्रित का इस पे टैग लग चुका है डब्ल्यूएचओ पे, तो अमेरिका ने वही बहाना बना लिया। ठीक है, और यह निर्णय वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा और महामारी की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय चुनौती पेश करने वाला निर्णय है इसका, क्योंकि ये बड़ी संपत्ति होती है, इतनी बड़ी मतलब राशि का नुकसान हो गया। हाल ही में लॉन्च किए गए जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक में 154 देशों में भारत का स्थान क्या है, और इस पहल का नेतृत्व किस संगठन ने किया? जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक, भारत की रैंक भी यहाँ पे पूछी जा रही है। देखिए 2 स्टेटमेंट भी ये सवाल बनाया जा सकता था, लेकिन एक ही में देखिए भारत की रैंक क्या है और दूसरी चीज है कि किसने इसको जारी किया है। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स RNI जारी किसके द्वारा किया गया है ये भी आपको बताना है, और दूसरी चीज है कि भारत की रैंक क्या है। तो इसको एक डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में विश्व बौद्धिक फाउंडेशन है, उसी के तत्वाधान में इसको जारी किया गया है। और ये विश्व बौद्धिक फाउंडेशन, और स्थान इसमें जो रैंक है वो 16 है। वो स्थान कितना है, रैंक कितने हैं, वो 16 है। विश्व बौद्धिक फाउंडेशन, विश्व बौद्धिक फाउंडेशन के द्वारा ये जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक RNI ये
सूचकांक जारी किया गया। भारत को 154 देशों में 16वां स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। सिंगापुर शीर्ष पर रहा है, इसके बाद स्विट्जरलैंड रहा है। तो एक इसमें रहा है सिंगापुर, इसका नाम आपको नहीं भूलना है। और उसके बाद में दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा है और तीसरे स्थान पर फिर डेनमार्क रहा है। तीसरे स्थान पर फिर डेनमार्क रहा है। अमेरिका और चीन जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी बेहतर रैंकिंग भारत की आई है। जेएनयू और आईआईएम मुंबई जैसे शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से इसको जारी किया गया है। तो इस पे आप बट लेकिन भी वैसे नहीं लगा सकते, क्योंकि ये शैक्षणिक संस्थान बहुत उच्च स्तर के हैं, पूरी दुनिया जानती है। जनवरी 2026 में हस्ताक्षरित भारत संयुक्त अरब अमीरात समझौते के तहत द्विपक्षीय व्यापार मूल्य और इसे प्राप्त करने के लिए निर्धारित लक्ष्य वर्ष क्या रखा गया है? भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में एक रणनीतिक रक्षा साझेदारी और ऊर्जा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 19 जनवरी 2026 को ये समझौता जब हस्ताक्षरित किया गया, संयुक्त अरब अमीरात के जो राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, वो भारत की यात्रा पर थे। तो उन्हीं की यात्रा के दौरान ये किया गया। 2032 तक इसमें कहा गया कि इसको दोगुना करना है, और दोगुना करके कितना कर देना है? 200 अरब डॉलर तक इसको पहुंचा देना है। 200 अरब डॉलर तक इसको पहुंचा देना है 2032 तक। कितना? 2 गुना करके 200 अरब डॉलर तक। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ये भारत की यात्रा पर थे ना, तभी ये हुआ है। और एचपीसीएल और एनडॉक, मैंने कल भी आपसे पूछा था एनडॉक कहाँ की कंपनी, तो यूएई की कंपनी है, और यहाँ की एचपीसीएल, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है। 10 वर्षों के लिए एलएनजी आपूर्ति का एक दीर्घकालिक समझौता हुआ है। और दोनों देशों ने डिजिटल दूतावास और अंतरिक्ष उद्योग में सहयोग करने का भी समझौता किया है कि हम इन क्षेत्रों में भी सहयोग करेंगे। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस जिले में 52,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? कृषि संकट से निपटने के लिए महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया है। 4,775 करोड़ रुपए की ये सिंचाई परियोजना है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है वहां के, उनकी अध्यक्षता में मंत्रिमंडल में जो बैठक हुई उसमें यह फैसला लिया गया 52,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचित करने के लिए। तो ये नदी सिंचाई परियोजना जो ये मंजूरी जिसको दी गई है, तो ये किस जिले में ऐसा किया जा रहा है? बहुत ही माइन्यूट लेवल पर जाके ये सवाल बनाया गया है, और ये है यवतमाल। बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र कैबिनेट ने यवतमाल जिले की 52,000 हेक्टेयर भूमि, 4,775 करोड़ रुपए। वर्धा नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है बेम्बला नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्धा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है ये ध्यान रखना है। और ये 1983 से लंबित थी ये परियोजना। इसके माध्यम से यवतमाल के लगभग 5 तालुकों को पेयजल और सिंचाई का लाभ मिलेगा। आप देखेंगे महाराष्ट्र में किसान जो है वो फांसी लगा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, कपास की खेती वहां पे होती है, जमीन सूखी पड़ी रहती है, उनको दिक्कत होती है। तो ये ध्यान रखिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो ये जारी रहेगी 2030-31 तक, और ये मंजूरी दी गई है 21 जनवरी को। 21 जनवरी को ये मंजूरी दी गई है। 2030-31 तक सरकार ने कहा कि अटल पेंशन योजना को हम जारी रखेंगे। विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनको 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 रुपए से 5,000 रुपए की मासिक पेंशन की गारंटी देने वाली ये योजना है। जनवरी 2026 तक इस योजना के तहत नामांकित जो ग्राहक हैं उनकी संख्या 8.66 करोड़ रुपए की पार हो चुकी है। मतलब इतना आंकड़ा पार हो गया है, यानी कि इसमें लगभग 9 करोड़ का आंकड़ा पहुंच रहा है। 8.66 करोड़ लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। और योजना के विस्तार के साथ प्रचार गतिविधियों के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी इसमें प्रदान करने की बात की गई है। ध्यान रखना है, ये योजना कब शुरू की गई थी? 2015 में शुरू की गई थी। 60 वर्ष की आयु से अधिक लोग जब हो जाएंगे तो उनको 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक गारंटीकृत पेंशन मिलेगी, है ना। कितना योगदान ग्राहक कर रहा है उसके हिसाब से इसमें ये पैसा मिलेगा। अब बाकी विकसित भारत जो 2047 विजन है हमारा विकसित भारत, उससे भी इसको आप रिलेट कर सकते हैं। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने चुनौतीपूर्ण इलाकों में रेल सह सड़क पुलों और सुरंगों के निर्माण में सहयोग करने के लिए 21 जनवरी 2026 को किस संस्था के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अब बताइए किसके साथ इन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया होगा? एकीकृत अवसंरचना विकास को सुदृढ़ करने के लिए, है ना। ये किसके साथ हुआ होगा? तो कोकण रेलवे, सीमा सड़क संगठन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन,
या राइट्स लिमिटेड किसके साथ हुआ है, बताइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो ये कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ हुआ है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। कोंकण रेलवे और NHAI के साथ 5 साल का ये समझौता हुआ है, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस रहा है। कोंकण रेलवे का पूरा पहाड़ी क्षेत्र का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। पहाड़ी और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में इसने काम किया है पहले से। वहां पे सुरंग बनाना है, पुल बनाना है, तकनीकी दक्षता इनके पास है। तो इसलिए इनके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके इंटर नोडल परिवहन केंद्रों के विकास और रसद दक्षता में सुधार के लिए काम ये करेंगे। दोनों संस्थाएं सुरक्षा ऑडिट और उन्नत निर्माण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगी। राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 के मसौदे के अनुसार वर्ष 2030 तक प्रति व्यक्ति विद्युत खपत का लक्ष्य क्या रखा गया है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। क्या खपत का लक्ष्य रखा गया है? तो यह है 1400 2026 तक इसका लक्ष्य कितना रखा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 2030 तक 2026 के मसौदे के अनुसार 2030 तक तो ये रखा गया है 2000 किलोवाट। कितना रखा गया? 2000। ये नीति है 26 की, मैं कंफ्यूज हो रहा था। 2026 की नीति है और इसमें 2030 तक का टारगेट रखा गया है। तो 2030 तक का टारगेट क्या रखा गया है? ये 2000 किलोवाट की प्रति व्यक्ति विद्युत खपत ऐसा होगा, है ना। तो 2000 किलोवाट घंटे तक पहुंचने का लक्ष्य है, ये ध्यान रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। 2030 तक ये बात की गई है और 2024-25 में भारत की अगर बात की जाए तो 1460, यह भी आंकड़ा 1460 का है और 5 सालों में ये बढ़कर कितना हो जाएगा? 2000 किलोवाट घंटे। नीति का दीर्घकालिक लक्ष्य है विकसित भारत 2047 के तहत इसे 4000 किलोवाट से ऊपर लेके जाना, यानी कि इतनी कैपेसिटी भी हमको डेवलप करनी पड़ेगी। तो हम सोलर पैनल पे भी ध्यान दे रहे हैं। हमारा जो नवीकरणीय ऊर्जा का जितना भी विकास का कार्य है वो सब इस क्षेत्र में अपना सहयोग देगा। इसके साथ ही वर्ष 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी लाने का भी लक्ष्य रखा गया है कि हम उसमें भी कमी लाएंगे। तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उत्सर्जन तीव्रता में कितनी कमी लाएंगे? तो 45% की ये कमी लाना है। किसमें? उत्सर्जन तीव्रता में। तो ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। तेलंगाना की नई जीवन विज्ञान नीति 2026 से 30 के तहत घोषित समर्पित जीवन विज्ञान नवाचार कोष के लिए प्रारंभिक आवंटन कितना किया गया है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री है ए रेवंत रेड्डी। दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर 2026 से 30 तक की अवधि के लिए एक नई जीवन विज्ञान नीति का इन्होंने अनावरण किया है। तो इस नीति के तहत नवाचार कोष में प्रारंभिक जो आवंटन इन्होंने किया है इसमें 100 करोड़ रुपए का किया है और इसको बढ़ाकर, जब बढ़ाया जाएगा तो बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए किया जा सकता है। तो फिलहाल कितना किया है? 100 करोड़। शुरुआती आवंटन 100 करोड़ है। ये जीवन विज्ञान नवाचार कोष है और इस कोष को भविष्य में सार्वजनिक निजी भागीदारी के मॉडल के माध्यम से 1000 करोड़ तक विस्तारित किया जा सकता है। राज्य की नई नीति का उद्देश्य क्या है? अगले 5 वर्षों में $25 बिलियन का निवेश और 5 लाख नए रोजगार का सृजन करना। $25 बिलियन का निवेश आकर्षित करेंगे और 5 लाख नए रोजगार का सृजन ये करेंगे। और ये नीति दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान राज्य के वैश्विक जीवन विज्ञान केंद्र बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। कहां पर? दावोस में विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, विश्व आर्थिक मंच पर इन्होंने ये अपनी बात रखी है। 26 से 30 तक की अवधि के लिए ये बात इन्होंने की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिडबी में 5000 करोड़ के इक्विटी निवेश को मंजूरी दी। इसमें से कितनी राशि विशेष रूप से वित्तीय वर्ष 2025-26 में निवेश की जानी है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 5000 करोड़ रुपए के इक्विटी निवेश को मंजूरी दी है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को ऋण प्रवाह अच्छे रूप में उपलब्ध कराना, ऋण प्रवाह उसका बढ़ाना। ठीक है, तो इसीलिए सिडबी को ये दिया गया है। सिडबी जो ये इक्विटी सहायता है वित्तीय सेवा विभाग द्वारा तीन अलग अलग किस्तों में सिडबी को ये मिलेगी। और इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें कितनी राशि विशेष रूप से 25-26 में दी जाएगी। तो 25-26 और 27-28 ऐसे इसको बांटा गया है। तो 25-26 के दौरान ये 3000 करोड़ रुपए, फिर 26-27 और फिर 27-28, 3 स्टेप में। तो पहले ये कितनी दी जाएगी? 3000 करोड़ रुपए, है ना। 5000 करोड़ रुपए की पूंजी डालेगी, लेकिन 25-26 में ये 3000 करोड़ रुपए, फिर 2000 करोड़ रुपए को 1000 करोड़ रुपए करके 26-27 और 27-28 में दिया जाएगा। और इस निवेश का मुख्य उद्देश्य है एमएसएमई क्षेत्र को मिलने वाले ऋण प्रवाह में सुधार करना और लाभार्थियों की संख्या को
1 करोड़ के पार ले जाना, इससे ज्यादा जो है वो बेनिफिशरीज हो जाए, ये करना। ठीक है, बात समझ में। अब यहां पर एक सवाल ये आपसे है कि सिडबी की स्थापना कब की गई थी। आज का ये सवाल है, इसका उत्तर आप लोग देंगे। इस पीडीएफ को जो हम यहां पर पढ़ाते हैं आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। @रैंकर नामा आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। वहां से आप डाउनलोड करिए, इसका रिवीजन करिए और हमारे चैनल से जुड़कर आप अन्य वीडियोस का भी लाभ उठाइए। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।